इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही है कि मैं रंजीत बजाज के बारे में सिर्फ मैं आपको पॉजिटिव बातें ही ना बताऊं कि उन्होंने इंडिया में बहुत सारे यूथ टूर्नामेंट जीते हुए हैं, आई लीग जीता हुआ है, फिर यूरोप में जाके उन्होंने गोथिया कप, डाना कप, बहुत सारे यूरोपियन कप जीते हुए हैं। यही नहीं, उन्होंने लिवरपूल को भी 6-0 से हराया हुआ है। तो ये बातें तो आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन रंजीत बजाज के बारे में ना बहुत सारे एलिगेशंस भी लगाए जाते हैं, जैसे कि उन्होंने एक रेफरी के अगेंस्ट रेशियल कमेंट्स पास किए थे, जिसकी वजह से एएफएफ ने उनको 1 साल के लिए बैन कर दिया था कोई भी फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटी करने के लिए। यानी कि वो किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और यही नहीं, उन पे 10 लाख रुपए का फाइन भी लगा दिया था। और उन पे ये भी एलिगेशन लगाया जाता है कि वो एज फ्रॉड करते हैं। और ये नहीं, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि पास्ट में उन्होंने बहुत सारे क्राइम किए हुए हैं, बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं उनके अगेंस्ट। तो जो रंजीत बजाज के हिटर हैं वो ये कहते हैं कि क्योंकि ये बहुत बुरे इंसान हैं तो हमें इनको फॉलो नहीं करना चाहिए, ये एक फ्रॉड है। तो इस वीडियो में मैं दो चीज़ के बारे में बात करूँगा। पहला कि उन्होंने जो रेशियल कमेंट पास किया था, और दूसरा कि वो एज फ्रॉड करते हैं। तो मैं इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। और जो भी मैं आपको यहाँ पे बातें बताऊँगा ना, वो फैक्ट्स के बेसिस पे ही हैं। आप खुद गूगल करके देख सकते हैं। मैं कुछ यहाँ पे मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को। और जितनी भी बातें मैं आपको बताऊँगा उन सब चीज़ों के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उनके क्रिमिनल केसेस के बारे में। देखो, मेनली 1996 से लेकर 2010 तक उनके अगेंस्ट बहुत सारे क्रिमिनल केसेस फाइल हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे क्राइम किए हुए हैं, बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करता हूँ। अगर उन्होंने किया है गलत काम तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और उनको मिली भी है। वो तो जेल में भी गए थे। और ये बात ना वो खुद डिफेंड नहीं करते हैं, वो तो ओपनली जो पॉडकास्ट पे जाते हैं या इंटरव्यू में खुद वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारे गलत काम किए हैं पास्ट में। लेकिन जब वो जेल में थे ना, तब उन्होंने डिसाइड किया कि अब से मैं अपना पूरा फोकस, अपना पूरा लाइफ फुटबॉल को डेडिकेट करूंगा और अपने देश के लिए फुटबॉल की फील्ड में कुछ अच्छा करूंगा। और उसके बाद तो आप उनके अचीवमेंट्स के बारे में जानते ही हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल एनालॉजी आपको बताना चाहूँगा। देखो, जो वाल्मीकि थे जिन्होंने रामायण लिखा है, वो पहले चोर थे, वो एक डकैत थे। लेकिन बाद में फिर उनको नारद मुनि मिले, और उसके बाद वो एक सेज बन गया, वो एक ऋषि बन गया। फिर उन्होंने रामायण लिखा। अब यहाँ पर ना हमारे पास दो ऑप्शंस है। या तो हम जिंदगी भर वाल्मीकि को ये कोसते रहें कि नहीं, तुम पास्ट में एक चोर थे, तुम एक डकैत थे, और हम रामायण को बिल्कुल ना पढ़ें। या फिर हम ये कह दे कि जो भी तुमने गलत काम किया है वो पास्ट में किया है, अब तो तुमने कुछ अच्छा काम किया ना, अब हम रामायण पढ़ेंगे और हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। तो ये दूसरा रास्ता मुझे काफ़ी सही रास्ता लगता है और काफ़ी लॉजिकल लगता है। और ये चीज़ मैं रंजीत बजाज के बारे में कहूँगा, या फिर किसी भी इंसान के बारे में, कि अगर किसी ने पास्ट में कुछ गलत काम किए हैं लेकिन वो अब वो अच्छा बनना चाहता है, वो सुधरना चाहता है, तो हम उसके पास्ट को लेकर क्यों कोसते रहें। हालांकि मैं यहाँ पे बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा हूँ रंजीत बजाज को कि उन्होंने कुछ जो गलत काम किया है उनको उनकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो बंदा अगर अच्छा काम कर रहा है तो हमें फिर अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि उन्होंने जो रेसिस्ट कमेंट किया था एक रेफरी पे, जिसकी वजह से उन पे 1 साल का बैन लगाया गया था और उनको 10 लाख रुपए का फाइन भरना था। तो ये बात 2018 की है, जब रंजीत बजाज एक यूथ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। 12 मई को मिनर्वा एफसी और आइजवाल एफसी के बीच में एक मैच हो रहा था। उस मैच में जो रेफरी थे और उस मैच के जो कमिश्नर थे, उन्होंने एएफएफ डिसिप्लिनरी कमेटी को ये कहा कि मैच के दौरान रंजीत बजाज ने रेशियल कमेंट पास किए थे रेफरी को। अब ये जो मैच कमिश्नर है ना, उनके साथ ऑलरेडी रंजीत बजाज के साथ एक इंसिडेंट हो चुका था। 10 मई को क्या हुआ था ना कि एक फुटबॉल क्लब के ड्रेसिंग रूम से बहुत सारे आइटम जैसे मोबाइल या फिर जैकेट, बहुत सारे शूज़, ये सब के सब किसी ने चुरा लिया था। तो लगभग 1 लाख रुपए तक का चोरी हो चुकी थी। तो रंजीत बजाज इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि यहाँ की जो सिक्योरिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये पहली बार था जब मैच कमिश्नर और रंजीत बजाज के बीच में पहली बार कन्फ्रंटेशन हुआ था। तो 13 मई यानी मैच के एक दिन बाद एग्जैक्टली 12 बजे एएफएफ की तरफ से रंजीत बजाज को एक ईमेल आया, और उसमें ये कहा गया था कि आपको शाम के 7 बजे तक जल्दी से रिस्पॉन्ड करना है। आपने ये जो रेशियल कमेंट पास किया है, आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे, जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कीजिए 7 बजे तक। अब ऑब्वियसली जो रंजीत बजाज है वो शॉक थे, क्योंकि वो तो ये कह रहे थे कि मैंने तो ऐसा कोई कमेंट पास ही नहीं किया हुआ है। तो उन्होंने 7 बजे तक कोई रिस्पॉन्स दिया नहीं। और उसी दिन रात के 11 बजे यानी 4 घंटे बाद ही एएफएफ ने उन पे 1 साल का बैन लगा दिया और 10 लाख रुपए का फाइन लगा दिया, ये कहकर कि आपने ये ऑफेंस किया है, आप गिल्टी घोषित हो चुके हो, और अब से आप कोई फुटबॉल एक्टिविटी कंटिन्यू नहीं कर सकते 1 साल के लिए। उसके बाद ऑब्वियसली उनकी वाइफ ने, जो मिनर्वा एकेडमी है, उन्होंने
सबने उनका रंजीत बजाज का सपोर्ट किया और वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको रिफ़र कर दिया कि आप एएफएफ के अपील कमेटी के पास जाइए। तो रंजीत बजाज अपील कमेटी के पास गए और 1 अक्टूबर उसी साल 2018 में ही 1 अक्टूबर को अपील कमेटी ने साफ-साफ कह दिया कि ये जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है, यानी कि सिर्फ आपने 7 घंटे दिए हैं उनको रिस्पॉन्ड करने का और उसके जस्ट 4 घंटे बाद ही उनको गिल्ट घोषित कर दिया। ये बहुत गलत वे में फॉलो किया गया है प्रोसीजर। इसलिए फिर ये जो आपने बैन लगाया है उसको हटा दीजिए और इनको 10 लाख रुपए फाइन नहीं देना पड़ेगा। इसके लिए आप प्रॉपर हियरिंग को फॉलो कीजिए। यानी कि उनसे अब ये बैन हट चुका था और उनको अब फाइन नहीं देना था। तो यहाँ पर सारा मामला ख़त्म हुआ और अब मैं आपको मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस बताता हूँ। देखो, मेरा पहला ऑब्जर्वेशन ये है कि कोई भी इंसान जब गाली देता है ना और स्पेशली रेशियल कमेंट पास करता है, तो वो सिर्फ अचानक से पास नहीं करता है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्शन नहीं होता है। ज़रूर उस इंसान के पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटी होंगी, उसके साथ पास्ट में कुछ बुरे एक्सपीरियंसेस हुए होंगे और बार-बार हुए होंगे, तभी वो अचानक से एक दिन वो किसी को गाली दे देता है, एक पूरे-पूरे कम्युनिटी को ही गाली दे देता है। तो ये मैं आपको ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ कि कोई भी गाली ना अचानक से नहीं आती है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात देखिए, मिनर्वा एकेडमी में 70% से ज़्यादा बच्चे जो प्लेयर्स हैं, वो तो नॉर्थ ईस्ट से ही हैं। My actions speak louder than my words. I've got 200 kids on scholarship here. 150 are from the Northeast. The Northeastern government, state governments want to honor me and they've been wanting to call me. My boys are heroes there. And I have made not lives for those boys, but their families. So when a boy from the Northeast makes it, no, he doesn't make it, his entire family makes it. अगर मान लो अगर रंजीत बजाज हेट भी कर रहे होते तो इतने सारे प्लेयर्स को क्यों रिक्रूट करते। और दूसरा ऑब्जर्वेशन तो मेरा वही था जो अपील कमेटी ने कहा था कि आपने इतनी जल्दीबाजी में डिसीजन क्यों लिया। मतलब 12 बजे आपने ईमेल भेज दिया और कहा कि 7 बजे तक आप रिस्पॉन्ड दे दीजिए और 4 घंटे बाद ही उनको बैन कर दिया, बिना ये अच्छे से इन्वेस्टिगेट किए कि उन्होंने कमेंट पास किया भी है कि नहीं किया है। आपने इतनी जल्दी बैन क्यों लगा दिया। तो ये जो जल्दीबाजी वाला था ना, तो ये मुझे बहुत गड़बड़ लगा था। अब हम एज फ्रॉड के बारे में बात करते हैं कि बहुत लोग जो कहते हैं ना कि वो एज फ्रॉड करके ही जीतते हैं, तो ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद मैं बात करूँगा कि एक बंदे ने साफ साफ डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं उन प्लेयर्स के जिनकी बोन एज ज़्यादा है, 16 साल तक की है, और वो बच्चे MIC कप में पार्टिसिपेट किए थे जिसमें उन्होंने लिवरपूल को 6-0 से हराया था। तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, जो मिनर्वा एकेडमी है वो 2017 और 18 वाला जो AIFF का सब जूनियर यूथ लीग था वो ऑलरेडी जीत चुकी थी। अब उस टूर्नामेंट में जो एज क्राइटेरिया फॉलो किया गया था वो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज पे था, यानी कि जो हमारी रियल एज होती है, जो बर्थ सर्टिफिकेट के हिसाब से हमारी एज होती है, उसके हिसाब से वो एज क्राइटेरिया को फॉलो किया गया था। लेकिन उसके जस्ट अगले साल जो टूर्नामेंट हुआ था यानी 2018 से 19 वाला, उसमें AIFF ने क्या किया ना कि एक नया एज क्राइटेरिया को ला दिया। यानी कि अब से जो प्लेयर्स हैं उनकी रियल एज नहीं देखी जाएगी, उनकी जो बोन एज है उसको देखी जाएगी। उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे कि आप खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अब ये बोन एज क्या होता है और AIFF ने ये अचानक से बोन एज सिस्टम कहाँ से ला दिया। देखो, जो बोन एज होता है ना वो हमारे स्केलेटल मैच्योरिटी को नापने के लिए बनाया गया है। यानी कि हमारे बोन्स है वो कितने स्ट्रांग है, कितने मैच्योर हैं, हमारी ग्रोथ कैसी होगी, और इसको टेस्ट करने के लिए ना एक TW3 मेथड का यूज़ किया जाता है, जो कि AIFF ने कहा है कि अब से वो इसी मेथड का यूज़ करके बोन एज के हिसाब से ही एज की जो क्राइटेरिया है उसको अब नापा जाएगा। अब AIFF ने ये जो बोन एज का सिस्टम है इसलिए लाया था क्योंकि जहाँ पर जो प्लेयर्स होते हैं उनके जो पेरेंट्स हैं वो जानबूझकर उन बच्चों के एज को कम कर देते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में ही, और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और मैं अग्री करता हूँ AIFF से कि ये जो बोन एज वाला जो सिस्टम है वो हमें लाना ही था, नहीं तो बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे थे। तो फिर उस साल बोन एज को टेस्ट किया गया और सिर्फ मिनर्वा एकेडमी नहीं, बहुत सारे फुटबॉल क्लब्स थे जिनके बच्चों का जो बोन एज है वो ज़्यादा आया था उनकी रियल एज से, और इसलिए फिर वो एलिजिबल नहीं हो पाए और फिर उनको खेलने नहीं दिया गया था उस साल। लेकिन सिर्फ मिनर्वा एकेडमी को ही क्यों अक्यूज़ किया गया कि वो एज फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा अच्छे थे, सबसे वो बेस्ट थे, बहुत सारे टूर्नामेंट जीत रहे थे, तो इसलिए फिर उनके ऊपर ये एलिगेशंस बहुत जल्दी लग गए थे। अब देखो, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे स्टार्ट होती है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि किसी बच्चे का रियल एज 15 साल हो और उसकी बोन एज ज़्यादा आए, यानी कि 16 साल हो सकती है। अब ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जो हमारी बोन एज होती है यानी हमारी जो स्केलेटल मैच्योरिटी होती है वो डिपेंड करता है हमारे न्यूट्रिशन पे, हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारे जेनेटिक्स पे। यानी एग्जांपल के लिए अगर आप हरियाणा पंजाब के जो बच्चों को देखते हैं वो मतलब नेचुरली वो लंबे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं फिजिकली,
वहीं पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो उनकी हाइट उतनी ज़्यादा नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू जो पंजाब में या हरियाणा में बच्चे रहते हैं। और सिमिलरली इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि किसी की बोर्न एज कम हो सकती है उसके रियल एज से। तो फिर एएफएफ ने ये साफ साफ कह दिया ना कि अगर किसी की बोर्न एज ज़्यादा आ रही है या कम आ रही है उसके रियल एज से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एज फ्रॉड कर रहा है। यानी जितने लोग ये कहते हैं कि उन्होंने एज फ्रॉड किया था, एज फ्रॉड किया था, ये तो एएफएफ खुद कहती है कि एज फ्रॉड नहीं था वो। उन्होंने तो बस जो उनके बर्थ सर्टिफिकेट पे जो एज थी उसके हिसाब से ही उन बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। तो ये एज फ्रॉड कहाँ से हो गया? लेकिन बहुत लोग ये कहेंगे कि नहीं देखो उनकी बोर्न एज तो ज़्यादा थी ना, फिर भी क्यों खिलाया फिर बच्चों को। तो अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ अभी के। 2024, 2025 और 2026 में जो एएफएफ सब जूनियर यूथ लीग हुआ था उसमें तो प्रॉपरली बोर्न एज को टेस्ट किया गया था ना। उसके बावजूद भी फिर मिनर्वा कैसे जीत गई? और वो तीनों लगातार जीती है। तो सिंपली किसी पे ये जजमेंट पास कर देना कि ये एज फ्रॉड करके ही जीतते हैं, तो ये बहुत गलत तरीका है। आपको पहले फैक्ट्स और फिगर्स को देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं जो एमआईसी कप में जो ये बंदा बता रहा है कि ये एज फ्रॉड करके लेके गए हैं, जिनकी बोर्न एज 16-16 साल की है उनको लेके गए हैं, जबकि वो अंडर 15 वाला टूर्नामेंट था। और इनकी बोनेज दोनों की देखोगे आप 16.4, 16.35 और ये भी आपके एमिक कप में खेले 2025 में। इनकी बोन एज आप देखो 16.39, 15.77, 16.34। सर ये भी अंडर 15 खेले, क्या बात है सर, कैसे खेल रहे सर? तो ये भाई ये ऑफिशियली एमआईसी जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं उन्होंने खुद कहा है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज, यानी उनको जो रियल एज है उनके बेसिस पे ही बच्चों को वो सिलेक्ट करते हैं, उनके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट के लिए कहते हैं, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ उनकी बोर्न एज। वो बोर्न एज को कंसिडर करते ही नहीं है, वो उनके जो रियल एज है उनको कंसिडर करते हैं, यानी उनके जो पासपोर्ट पे जो एज है, उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट पे एज है, उनको वो कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे जो आप सीधे सीधे एलिगेशन लगा रहे हो कि वो एज फ्रॉड करके लेके गए हैं, ये गलत है। और हाँ, पहले आप ये इमेज को देख लीजिए। इसमें ये जो ब्राज़ील का बंदा है वो साफ साफ दिख रहा है यार कि ये तो 17-18 साल का होगा ही मिनिमम। वहीं पे हमारे बच्चों को देख के लग नहीं रहा है कि वो सिर्फ 9-10 साल के ही हैं। तो यार आप ऐसा बोल ही कैसे सकते हो कि ये बंदे एज फ्रॉड करते हैं? इनफैक्ट ये जब यूरोप में गए थे वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स उनको मिले थे वो सब के सब इनसे फिजिकली ज़्यादा स्ट्रांग थे। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितनी बातें बताई ना वो सिर्फ मैंने फैक्ट्स के बेसिस पे बताई हैं। मैं यहाँ पर रंजीत बजाज को कुछ वाइट वॉश करके उनको बचाना नहीं चाहता हूँ। मैं तो उल्टा, क्योंकि मैं उनको पसंद करता हूँ, उनकी मिनर्वा एकेडमी को पसंद करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहूँ। अपने ऑडियंस को मैं इल्यूजन में नहीं रखना चाहता हूँ, ठीक है? मैं जो बातें हैं भाई वो बताना चाहता हूँ। तो ये जो मैंने आपको 2 कंट्रोवर्सी के बारे में बताया कि पहला जो उन्होंने रेसिस्ट कमेंट पास किया था, उसकी वजह से उन पे बैन लगा, फिर वो बैन हटा भी दिया गया। उसके बाद रंजीत बजाज पे एज फ्रॉड का भी एलिगेशंस लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो 2024, 25, 26 का जो सब जूनियर लीग है वो जीते हैं। तो यार मेरे ओपिनियन में ना फुटबॉल में रंजीत बजाज ने ऐसा बहुत बड़ा क्राइम नहीं किया है, और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन लगते हैं, और इनकी मिनर्वा एकेडमी भी बहुत ज़्यादा मुझे ऑनेस्ट लगती है। हालांकि अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें सिर्फ आंख बंद करके ही विश्वास करना चाहिए। अगर ये गलत काम कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं, अगर ये टूर्नामेंट्स जीत रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली इनको प्रेस करना चाहिए।